नमस्कार दोस्तों, मैं नरपत सिंह। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास से फर्स्ट लेक्चर बीकानेर का इतिहास। दोस्तों, बीकानेर की बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम मिलते हैं वो हमें मिलते हैं साहब जांगल देश और राती घाटी। जांगल देश इट मीन्स दोस्तों कि जहाँ पर वायु प्रबल हो और जल की कमी हो उसे जांगल देश बोलते हैं दोस्तों। और राती घाटी का मतलब यह है कि जब बीकानेर क्षेत्र की स्थापना की गई थी तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसे राती घाटी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। जांगल देश जो बाद में इतना प्रचलित हुआ दोस्तों कि जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अपनी एक उपाधि लगाना शुरू कर दी थी, जय जांगलदर बादशाह के नाम से दोस्तों। अब दूसरी बात और करें कि भाई जो जांगल देश है उसका महाभारत काल के अंदर भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। जैसे उसका नाम मिलता है कुरु जांगला या माद्रई जांगला। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर व जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, महाभारत काल के अंदर वो कुरु जांगला या माद्रई जांगला के नाम से जाना जाता था, जिसकी जो राजधानी है वो अई छत्रपुर वर्तमान नागौर है दोस्तों, जो आप सबको पता है। दोस्तों, बीकानेर में जो राजवंश था वो राठौड़ राजवंश मतलब सूर्यवंशी हिंदू राजवंश है दोस्तों। ये राठौड़ राजवंश बीकानेर राज्य स्थापित करने से पहले एक और जगह अपना राज्य स्थापित कर चुके थे दोस्तों, जो कि जोधपुर या मारवाड़, जो हम सब जानते हैं। जोधपुर की स्थापना खुद जोधा जी ने करी थी, जिनके जो ब्रदर है रावत कांदल जी, उनकी एक पत्नी थी नौरंग दे सांकला, और उनके दो पुत्र थे, एक बीका जी और बीदा जी। दोस्तों, एक समय की बात है जब जोधा जी के दरबार के अंदर सभा बैठाई गई थी और सभा के अंदर किसी टॉपिक को लेकर चर्चा चल रही थी। तब कांदल जी और बीका जी जो थे ये अपनी ही बातों में मस्त थे। जब जोधा जी ने देखा और उनके ऊपर एक व्यंग कसा कि भाई दोनों काका भतीजा तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कोई नया गढ़ स्थापित कर लेंगे, तो कांदल जी को बुरा लगा और कहा कि साहब कि नए गढ़ का तो पता नहीं, बाकी इस गढ़ में तो हम नहीं रहेंगे। और कांदल जी वहाँ से रवाना हो गए। कांदल जी के साथ में बीका जी और बीदा जी ये दोनों भी रवाना हो गए दोस्तों। फिर ये तीनों यहाँ से चले गए साहब माता करणी जी के पास में। माता करणी जी उस वक्त की लोक देवी थी, उस वक्त जीवित थे माता जी। करणी माता जी का परिचय दूँ तो दोस्तों, करणी माता जी जो है वो जोधा जी के पिताजी रणमल की धर्म बहन बनाई हुई थी दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि जोधा जी और कांदल जी की बुआ जी हुई। तो कांदल जी माता जी के पास में आए और कहा कि भाई माता जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, जोधपुर में अगर ये बीका होता तो वहाँ का राजा बनता, लेकिन वहाँ से तो अब हम सब छोड़ के आ गए हैं और हमें अब आशीर्वाद दीजिए कि हम किस तरफ जाएं और अपने राज्य की स्थापना करें। तब माता जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि बीकानेर साइड जाओ, वहाँ पर अपने क्षेत्र की स्थापना करो आप, तो वो जो भविष्य में जो है वो फलीभूत होगा और आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे और अच्छा नाम होगा। फिर दोस्तों आगे बात करें तो 1465 के अंदर बीका जी ने जो है 1465 में बीका जी ने बीदा व कांदल की सहायता से बीकानेर क्षेत्र जीत लिया। अर्थात जांगल देश जो जीत प्रदेश की जो अपन बात कर रहे थे वो जांगल प्रदेश इन्होंने जीत लिया। दोस्तों हम बात करते हैं जैसे जो किसी भी राज्य से अगर कोई रियासत अलग हुई है ना दोस्तों, तो उसने कभी अपना इतना बड़ा इतिहास नहीं बनाया जितना कि बीकानेर ने बनाया दोस्तों। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जयपुर से अलग हुआ था अलवर, तो उसके भी कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। और मारवाड़ से जैसे किशनगढ़ अलग हुआ था तो उसकी भी कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन बीकानेर जो है दोस्तों, इसका माता करणी के आशीर्वाद से इसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, बराबर जोधपुर के समकक्ष अपन कह सकते हैं दोस्तों। फिर अपन बात चलाएं आगे और थोड़ी बात करें तो 1472 के अंदर कोडम देसर के अंदर इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था और भैरव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। तथा इस कोडम देसर को दोस्तों जो इन्होंने है ना राजधानी घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन राजधानी नहीं बना पाए थे। कारण ये था कि उस वक्त जैसलमेर के पास में एक पुंगल प्रदेश हुआ करता था दोस्तों। वह पुंगल प्रदेश में भाटी राजवंश थे दोस्तों। उन भाटी राजवंशों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये जो कोडम देसर वाली जो टेरिटरी है ये हमारा राज्य है, ये हमारी टेरिटरी है, आप इसको यहाँ पर राजधानी घोषित नहीं कर सकते हो। तब बीका जी ने भी सोचा कि साहब नए नए आए हैं, क्यों किसी से पंगा लेना, इस वजह से फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बात करें कोडम देसर की तो जो कोडम दे जो थे वो दोस्तों रणमल यानी जोधा जी के माता जी थे, जोधा जी के माता जी थे और रणमल की पत्नी थी दोस्तों। जोधा जी ने यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसे सर के नाम से जाना जाता था, इस वजह से ये कोडम देसर यहाँ जगह का नाम हो गया। ये जो इस जानकारी हमें यहाँ पर बनाए गए एक कीर्ति स्तंभ जो कि जोधा जी ने बनाया था उससे मिलती है दोस्तों। दोस्तों देखा जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक अनुपम उदाहरण है जल संरक्षण का, कि जैसे जो भी व्यक्ति अगर किसी जगह पहली बार जाता और अपने प्रयासों से अगर वहाँ पर कुछ जल संरक्षण के लिए कार्य करता तो अपने नाम के पीछे सर लगा के उस गांव का नाम रख देता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं, जैसे ये कोडम देसर है, मलसी सर है, लूणकरण सर है,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पश्चिमी राजस्थान में पहले जंग संरक्षण के नाम से और अपने नाम के पीछे सर लगा के उस गांव का नाम रख दिया जाता था दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे जब माता जी के आशीर्वाद से बीकाजी ने फिर 1488 के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना कर दी दोस्तों। बीकानेर शहर की स्थापना करी जिस दिन शनिवार था और वैशाख द्वितीया थी, और इसी के ऊपर एक दोहा है दोस्तों कि 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। मतलब 1545 अर्थात दोस्तों जैसे जो ईसवी सन है ये 1488 है, और जो ये विक्रमी संवत का जो कैलेंडर होता है वो अपना 57 साल आगे होता है दोस्तों। तो 1545 हो गया साहब। तो 1545 शुद्ध वैशाख सुमेर, शुद्ध शुद्ध मतलब साहब अपने दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष में जो तिथि होती है उसे कहते हैं अपन बदी, ठीक है, और शुक्ल पक्ष के अंदर जो तिथि होती है उसे हम कहते हैं शुद्ध। बैसाख मतलब वो महीना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाला महीना, वो महीना। तो आप समझ गए कि 1545 शुक्ल पक्ष बैसाख का महीना, थावर, थावर मतलब शनिवार, शनिवार, और बीज यानी द्वितीया, थरपियो यानी स्थापना। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, मतलब शुद्ध यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसमें 15 दिन चंद्रमा दिखाई देता है वो है शुक्ल पक्ष, और जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता वो है कृष्ण पक्ष। तो 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर मतलब 1545 और शुक्ल पक्ष बैसाख का महीना, शनिवार का दिन, और तिथि कौन सी, द्वितीया। और उसी के अगले दिन दोस्तों अक्षय तृतीया थी यानी आकातीज। आकातीज के दिन ये बीकानेर की जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके अंदर चांदा पतंग या गोल पतंग उड़ाकर अपनी खुशी का जाहिर करी वहाँ पर। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो बीकानेर की स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, तो आखातीज के दिन मनाया जाता है। उस दिन चांदा पतंग उड़ाई गई थी, अर्थात गोल पतंग उड़ाई गई थी, जो अभी भी अगर अपन देखते हैं तो आखातीज के दिन बीकानेर के अंदर पतंग उड़ाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरह 1445 के अंदर बीकानेर क्षेत्र जीता। फिर 1472 में अपने कोडम देसर में राजा घोषित करा अपने आप को। फिर वहाँ पर राजधानी बनाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बना पाए। भैरव मंदिर का निर्माण कराया। 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना करी। किस दिन, 1488 तो ईस्वी कैलेंडर है, और 1545 पूछे तो वो विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर जो है वो अपने कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है दोस्तों। अक्षय तृतीया मतलब बीकानेर की स्थापना दिवस, मतलब अपन ये कह सकते हैं बीकानेर की जो स्थापना है वो आखा तीज के दिन हुई थी, जो उस दिन जो चांदा पतंग या गोल पतंग उड़ा के अपनी खुशी को जाहिर किया था। अब दोस्तों बात करें जब 1488 के अंदर इन्होंने बीकानेर शहर की स्थापना कर ली, जब जोधा जी जो थे उन्होंने बीका को बुलाया अपने पास में कि भाई बीका देखो ऐसा है कि अब मैं बीमार हूँ और उम्र भी हो चुकी है, और हो सके कि अगर मेरी मृत्यु के बाद में भाई मेरे को वचन दे कि तू अपने भाइयों पे कभी यानी जोधपुर पे कभी अटैक नहीं करेगा। तो बीका जी ने कहा कि साहब ठीक है, मैं जोधपुर के ऊपर कभी अटैक नहीं करूँगा, लेकिन जो अपने वंश के या अपने राज्य के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसमें से मेरे को कुछ हिस्सा चाहिए। तो जोधा जी ने बोला था कि ठीक है, ये आपको जब भी चाहिए अपना हिस्सा आप लेके जा सकते हो। तो जो जोधा जी के बाद में जो राजा बने सूजा जी, है ना, तब बीका जी ने बोला कि साहब मेरे को तो एज पर एग्रीमेंट मेरे जो अपने राज्य के प्रतीक चिन्ह है उसमें से कुछ एक हिस्सा चाहिए। तो जब सूजा जी ने देने से मना कर दिया, तब फिर एक बार बीका जी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। हालांकि इन्होंने यहाँ पर कोई क्षति नहीं पहुँचाई थी अपने भाइयों को कोई इन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया था। इनके बीच में समझौता हो गया था और फिर चिन्हों का बंटवारा हो गया था, और वे कुछ एक चिन्ह लेके बीका जी अपने बीकानेर आ गए थे। तो बीकानेर जो लेके आए थे उनमें से साहब एक नागणेशी माता की मूर्ति भी थी, जिनका मंदिर इन्होंने यहाँ बीकानेर में बनवाया, ठीक है। और चूँकि माँ करणी के आशीर्वाद से यहाँ बीकानेर क्षेत्र की स्थापना हुई थी, तो माँ करणी को उन्होंने इष्ट देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर के जो राजा हैं या राठौड़ों की जो कुल देवी है वो तो है नागणेशी माता, और बीकानेर के जो राजा हैं उनकी इष्ट देवी जो है वो है करणी माता दोस्तों, ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। फिर हम पढ़ते हैं जैसे वो बीका जी के बाद में जो राजा हुए वो थे लूणकरण। लूणकरण दोस्तों बीकानेर में एक महाराज थे जसनाथ जी महाराज, उनके आशीर्वाद से लूणकरण जो है राजा बना था। लूणकरण से हालांकि जो ब्रदर थे एक घरसी जी, वो उनको राजा बनना था, लेकिन जो आशीर्वाद है वो लूणकरण को प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि बीकानेर का वह महाराजा या राजा जो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से राजा बना था, तो वो कौन सा है, वो है लूणकरण। दोस्तों लूणकरण अपनी दानवीरता के लिए नहीं केवल वीरता के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसने जैसलमेर की राव जैसी
वह नागौर के मोहम्मद खां को भी हराया था और अपने साम्राज्य का अपने विस्तार किया था दोस्तों। ठीक है। फिर ये कालांतर में ढोसी के युद्ध हरियाणा के पास में एक नारनौल जगह पड़ती है, वहाँ पर अभी मीरा एक थे, अभी मीरा शेख थे, उसके साथ में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। ठीक है। कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है इन्हें, और इनकी कर्ण से तुलना भी करी है। तो कलयुग का कर्ण तो इनको बीटू सुजा ने कहा है, और कर्ण से जो तुलना है वो जयसोम ने करी है दोस्तों। इन्होंने एक लूणकरणसर झील या तालाब का निर्माण कराया, जो हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लूणकरणसर झील, जो कि खारे पानी की झील है बीकानेर के अंदर। फिर इन्होंने एक लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का भी निर्माण करवाया दोस्तों। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। जो बीकानेर वाले जो थे, ये अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते थे दोस्तों। अर्थात ये कहते थे कि एक्चुअल में जो राजा है वो लक्ष्मीनाथ जी है, हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके दीवान हैं, हम तो एज अ मैनेजर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ये देखा जाता है साहब कि देवीय सिद्धांतों के साथ, अपने देवता के साथ अपने आप को जोड़कर उस वर्किंग करते थे ये। जैसे कि जयपुर वाले थे, वो गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते थे। ठीक है। फिर अपने जैसे अपन मान लो एक मेवाड़ वाले तो एकलिंग नाथ जी को राजा मानते थे और उनका वो अपने आप को दीवान मानते थे। तो उसी तरह अपने जो ये बीकानेर वाले जो हैं, ये लक्ष्मी नाथ जी को राजा मानते थे और इनका अपने आप को दीवान मानते थे दोस्तों। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन जयश्री की। दोस्तों जयश्री जब राजा बना वो 1526 के अंदर बना, और जस्ट उसके एक साल बाद राजस्थान का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। आप सबको पता है खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस सांगा का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर सांगा की हेल्प के लिए जयश्री ने अपने बेटे कल्याणमल को सेना दे के भेजा था सांगा की हेल्प करने के लिए। तो वो बीकानेर का वह कौन सा राजा जिसने सांगा की हेल्प के लिए खानवा के युद्ध में अपनी सेना भेजी थी? तो वो थे बीकानेर के राजा जयश्री और कल्याणमल। ठीक है। बीकानेर के राजा जयश्री के पुत्र कल्याणमल। ठीक है। अब अपन बात करें जैसे उसी के बाद में एक राती घाटी का युद्ध। दोस्तों आपको पता है कि जैसे ये राती घाटी का जो युद्ध है 1534 में हुआ था। ठीक है। और ये हुआ था कामरान, जो कि हुमायूं का ब्रदर था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब बाबर ने ये खानवा का युद्ध जीता, जब अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, बाबर की मृत्यु के बाद में उसका बेटा हुमायूं वो राजा बना। ठीक है। और हुमायूं का ही भाई था कामरान। ठीक है। अब कामरान को हुमायूं ने उत्तरोत्तर क्षेत्र की जागीरी दे दी थी, यानी काबुल कंधार वाली जो थी जागीरी वो दे दी थी। ठीक है। अब कामरान जो था वो साम्राज्यवादी राजा था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास करता था। तो ये काबुल कंधार से पंजाब की तरफ आया, पंजाब से फिर हनुमानगढ़ आया, भटनेर जिसे हम कहते हैं, फिर भटनेर से ये बीकानेर की तरफ आया। वहाँ पर इसका युद्ध जयश्री से होता है दोस्तों, जो कि राती घाटी का युद्ध 1534 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध के अंदर जयश्री विजय हो जाते हैं। ठीक है। और इस युद्ध की जो जानकारी है हमें राव जयसिंह छंद, बिट्टू सुजा की एक पुस्तक है दोस्तों, राव जयसिंह छंद, उससे हमें राती घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें जो जयसिंह है विजय हुए थे। जयसिंह ने कामरान को परास्त किया था दोस्तों। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैसे पाहेबा व साहिबा का युद्ध। पाहेबा व साहिबा का युद्ध दोस्तों 1541 में हुआ था। आप सबको पता है जोधपुर के राजा मालदेव। ठीक है। आप सबको पता है कि भाई जोधपुर के जो राठौड़ थे, उन्हीं में से वही राठौड़ों ने अपनी बीकानेर रियासत स्थापित करी थी दोस्तों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर वाले और बीकानेर वाले स्वजातीय थे, भाई भाई थे, उनके रिलेशन अच्छे थे, आना जाना था, शादी ब्याह में ये भी आते वो भी जाते, युद्ध के अंदर एक दूसरे की हेल्प करते। लेकिन जोधपुर में जब राजा बने मालदेव, वो भी एक साम्राज्यवादी राजा थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास करते थे। और इन्होंने जयसिंह के वक्त 1541 में बीकानेर के ऊपर आक्रमण कर दिया था और बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया था, और कुंपा को उस क्षेत्र का प्रशासक बनाकर अपने वापस जोधपुर चले गए थे। और जो जयसिंह थे इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह जो बीकानेर क्षेत्र है दोस्तों, वो एक बार जोधपुर के अधीन आ गया था। किसके वक्त? मालदेव के वक्त आ गया था। कौन से युद्ध के समय? तो पाहेबा या साहिबा के युद्ध समय 1541 में मालदेव के समय बीकानेर एक बार अधीन हो गया था जोधपुर के। और उसका प्रशासक किसे बनाया था? तो कुंपा को बनाया था। ठीक है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं जैसे नेक्स्ट जो राजा है कल्याणमल। अब आपको सबको पता है कि जब मालदेव ने बीकानेर के ऊपर आक्रमण किया, जयसिंह जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कल्याणमल जो थे फिर चले गए साहब शेरशाह सूरी के पास में कि साहब शेरशाह सूरी मेरी हेल्प करो, मालदेव से मेरा जो पैतृक राज्य है, मेरा देश है, वो मुझे दिलाओ, और मैं ये आपकी मतलब वादा करता हूँ आपसे कि आप जो भविष्य में जो भी युद्ध करेंगे उनके अंदर मैं आपकी हेल्प करूँगा अपनी सेना लेकर। तो शेरशाह सूरी ने राठौड़ वंश की ये बीच में
कटुता देखते हुए, मतलब आपसी फूट को देखते हुए फ़ायदा उठाया और शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध के रूप में मालदेव के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें कल्याणमल व मेड़ता के वीरमदेव, ठीक है। तो कौन से वो दो हिंदू राजा जिसने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की हेल्प करी थी, तो वो कौन कौन से थे? एक तो कल्याणमल थे और एक मेड़ता के वीरमदेव थे, जिन्होंने शेरशाह सूरी की हेल्प करी थी। तो शेरशाह सूरी की हेल्प से फिर कल्याणमल राजा बनता है बीकानेर का। फिर बात करते हैं 1570 की दोस्तों। नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने नागौर दरबार लगाया। एक्चुअल में जो उसका विषय था वो तो था राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य के लिए था, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो अधीनता स्वीकार करवाना था। आसपास के जो भी राजाएं हैं उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। तो हम ये कह सकते हैं बीकानेर का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी वो कौन थे? कल्याणमल, ठीक है। अब कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। इनको अकबर जो है अपने साथ में आगरा ले गया दोस्तों, ठीक है, आगरा लेके चला गया। तो अब यहाँ तक समझ में आया कि कल्याणमल राजा किसकी सहायता से बना? तो शेरशाह सूरी की सहायता से बना। कौन से युद्ध के थ्रू? तो गिरी सुमेल के युद्ध के थ्रू। इसमें शेरशाह सूरी के किस किस ने साथ दिया था? तो एक तो कल्याणमल बीकानेर और वीरमदेव मेड़ता ने साथ दिया था। फिर 1570 नागौर दरबार लगाया, जिसमें अकबर की अधीनता कल्याणमल ने स्वीकार करी। तो बीकानेर का पहला राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी वो कल्याणमल। कल्याणमल के दो पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जैसे राय सिंह। राय सिंह जो हैं दोस्तों वह काफ़ी प्रभावी राजा थे दोस्तों, काफ़ी अच्छे राजा थे, जिनकी अपन उपलब्धियों को अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे उनकी राजनीतिक उपलब्धियां अलग है और सांस्कृतिक उपलब्धियां अलग है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि पहला राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी वो थे राय सिंह दोस्तों, अर्थात बिक्का वो भी राव लगाते। इससे पहले जो भी राजा थे वो राव की उपाधि लगाते थे, जैसे राव बिक्का, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव जयसिंह, इस तरीके से। तो ये बीकानेर का पहला राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी वो कौन थे? राय सिंह थे दोस्तों। अब चूंकि अकबर जो है वो राय सिंह को लेके चले गए थे, तो राय सिंह से वो प्रसन्न हुए। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए, प्रशासनिक निपुणता को देखते हुए अकबर ने ये राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया दोस्तों, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये जोधपुर 3 साल रहे, जोधपुर का प्रशासक बन के रहे और इन्होंने चंद्रसेन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, क्योंकि चंद्रसेन जो थे उस वक्त अकबर से संघर्ष कर रहे थे और चंद्रसेन के ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए अकबर ने जोधपुर का प्रशासक भी बना दिया और उसके ऊपर नियंत्रण भी करा। न कि चंद्रसेन पर, बल्कि कल्ला राठौड़, पत्ता राठौड़, सुल्तान सिंह सिरोही पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया था दोस्तों इन्होंने, ठीक है। न केवल इतना ही, बल्कि इन्होंने जो मिर्जा विद्रोह है, मिर्जा जो है दोस्तों मुगलों के भाई हुआ करते थे, ठीक है। तो गुजरात के मिर्जा विद्रोह और काबुल कंधार के विद्रोह का भी इन्होंने दमन किया था। तो गुजरात में इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा और काबुल कंधार में मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन किया। फिर जालौर के अंदर ताज खां के विद्रोह का भी दमन किया। तो अकबर ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका जो मनसबदार था वो 4000 कर दिया था दोस्तों। 4000 मनसबदार एक पद है, ठीक है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। अकबर के द्वारा इन्हें 1577 में 51 परगने व भटनेर की जागीरी दी गई थी दोस्तों। याद रखना, 4000 का मनसबदार अकबर के टाइम पर थे। अकबर ने इन्हें 1577 में 51 परगने व भटनेर की जागीरी दी थी। इन्होंने कौन कौन से विद्रोह का दमन किया था? तो गुजरात के मिर्जा विद्रोह को और काबुल कंधार के मिर्जा हकीम के विद्रोह को और जालौर में ताज खां के विद्रोह का दमन किया था, ठीक है दोस्तों। फिर जब क्या हुआ कि कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तब बाद में राय सिंह जी वहाँ पर राजा बन चुके थे कल्याणमल की मृत्यु के बाद में, ठीक है। और फिर जो जो जोधपुर एरिया था ये अकबर ने खालसा कर लिया था, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जैसे जब अकबर बीमार हुए, तब जहांगीर के द्वारा सर्वप्रथम आगरा आने का जिसको निमंत्रण मिला था वो थे राय सिंह दोस्तों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई मुगल जो थे आमेर के बाद में जो सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे वो बीकानेर के राजाओं पे विश्वास करते थे। जिस तरह अकबर के दरबार के अंदर अपने मान सिंह जी का प्रभाव था, उसी तरह जहांगीर के दरबार में राय सिंह का अच्छा प्रभाव था, ठीक है। तो अकबर के बीमार होने पर सर्वप्रथम जो निमंत्रण दिया गया था आगरा आने का वो राय सिंह को दिया गया था। फिर दूसरी बार जब ये जहांगीर राजा बने तो जहांगीर के जो पुत्र था खुसरो, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो जहांगीर को जब खुसरो का विद्रोह दमन करने के लिए जाना था तो आगरा की जो जवाबदारी है वो राय सिंह के ऊपर सौंप दी थी। तो दूसरी बार भी ये अपन कह सकते हैं ये विश्वसनीयता का परिचय दिया था राय सिंह ने। फिर जहांगीर के ऊपर
जहांगीर ने राय सिंह को दक्षिण भारत अभियान के दौरान में भेज दिया था, दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा, तब इसका जो मनसब था वो 5,000 कर दिया था दोस्तों। तो याद रखना, अकबर के टाइम इनका मनसबदार 4,000 का था, जहांगीर के टाइम 5,000 का। तो बीकानेर का वह राजा जो अकबर व जहांगीर दोनों की मनसबदारी प्राप्त करी तो वह है राय सिंह, ठीक है। और यहाँ दोनों के दरबार में वर्किंग करी तो वो है राय सिंह, ठीक है ना। फिर राय सिंह की जो मृत्यु है वह दक्षिण भारत के अंदर बुरहानपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। इनकी अगर अपन सांस्कृतिक की बात करें तो जूनागढ़ किले का इन्होंने निर्माण करवाया था, किसकी देखरेख में, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1589 से 94 के बीच में, ठीक है। अब इसी में राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है, जिसमें राय सिंह के युद्ध के वर्णन है जो कि जैन मुनि जोयता द्वारा लिखी गई है दोस्तों। फिर इसी जूनागढ़ किले में एक सूरज पोल है दोस्तों, वहाँ पर जयमल और पत्था, आप सबको पता है चित्तौड़ के वीर योद्धा है जो कि अकबर के तीसरे साके के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी जो मूर्ति है वो जूनागढ़ किले में एक सूरज पोल है, वहाँ पर ये बनाई गई है। फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो राय सिंह है इसके समय जो चित्रकला जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी दोस्तों। तो राय सिंह के बारे में हमें पता पड़ा कि ये बीकानेर का एकमात्र राजा जिसने जहांगीर व अकबर दोनों के दरबार में मनसब प्राप्त किया, 3 साल तक जोधपुर का प्रशासक रहा, पहला ऐसा राजा जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी। फिर इसने चंद्रसेन के अलावा कल्ला राठौड़, पत्ता राठौड़, सुल्तान सिंह सिरोही पर भी नियंत्रण स्थापित किया। फिर गुजरात के मिर्जा विद्रोह, काबुल कंधार का मिर्जा हकीम का विद्रोह, जालोर के ताज खान का विद्रोह का दमन किया था। अकबर ने 1577 में 51 परगने तथा भटनेर की जागीरी इनको दी थी, ठीक है। फिर जहांगीर के समय इनका मनसबदार तो था वो 5,000 का हो गया था। दक्षिण भारत के अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में। राय सिंह प्रशस्ति जो कि जैन मुनि जोयता द्वारा लिखी गई। जयमल और पत्ता जो कि इस किले में सूरज पोल पर मूर्तियाँ बनाई गई है उनकी, और चित्रकला का प्रारंभ हो चुका था, स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब अपन पढ़ते हैं साहब राय सिंह की पुस्तकें। राय सिंह जी न केवल एक वीर थे जबकि एक लेखक भी थे बढ़िया। उन्होंने कुछ एक पुस्तकें लिखी थी जिनमें जो महत्वपूर्ण है राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधनी। दोस्तों ये राय सिंह महोत्सव और वैदिक वंशावली जो है ये तो है सब वेद के ऊपर लिखी हुई, ठीक है। और ये जो है दोस्तों दोनों किताबें ये है अपने ज्योतिष ग्रंथों पर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रही है। तो ज्योतिष ग्रंथों पर ये बाल बोधनी जो है ये टीका है, अर्थात हम ये कह सकते हैं शॉर्ट रूप या संक्षिप्तीकरण, या दूसरे शब्दों में कहें कि भाई किसी बड़ी किताब का सरल रूप में रूपांतर करना, ठीक है। इनके जो दरबारी विद्वान थे जयसोम ने एक किताब लिखी साहब, करमचंद वंश उत्कीर्णम काव्यम। ये करमचंद के वंश के बारे में लिखी गई है और इस किताब में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। तो कौन सी किताब में राय सिंह को राजेंद्र कहा है? तो करमचंद वंश उत्कीर्णम काव्यम में। किसके ऊपर ये किताब है? तो करमचंद के ऊपर है। किसने लिखी थी? तो जयसोम ने। जयसोम किसका दरबारी विद्वान था? तो राय सिंह का दरबारी विद्वान था। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। दोस्तों कलयुग का कर्ण लूणकरण, कर्ण से तुलना करी, लूणकरण की किसने? जयसोम ने करी, ठीक है। फिर आ जाते हैं राजपुताने का कर्ण कौन? तो राय सिंह। किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद जी ने। फिर अपन बात करते हैं जैसे पृथ्वीराज राठौड़ की। आप सबको पता है कि राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर जो है अपने साथ में आगरा ले गए थे। तो राय सिंह को तो जोधपुर का प्रशासक बना दिया था और पृथ्वीराज राठौड़ को जो है वो गागरोन का किला दे दिया गया था दोस्तों। पृथ्वीराज राठौड़ ने वहाँ पर एक किताब लिखी वेली कृष्ण रुक्मणी, जो कि श्री कृष्ण के ऊपर है। ये जो है किताब दोस्तों डिंगल भाषा में लिखी हुई है। हम ये कह सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है वो डिंगल है और पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है वो है पिंगल, ठीक है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं ये जो किताब है ये डिंगल भाषा में है या उत्तरी राजस्थानी, जो भी ऑप्शन आए। तो वैली कृष्ण रुक्मणी भाषा कौन सी? डिंगल भाषा या उत्तरी राजस्थानी। ये किताब जब लेके अकबर के पास में गए कि साहब ये मैंने किताब लिखी है, आप इसे पढ़िए और बताएं मुझे कि कैसी किताब है। श्री कृष्ण के बारे में लिखी हुई है वैली कृष्ण। तो अकबर ने कहा कि साहब उनके दरबारी जो विद्वान थे अकबर के, दुरसा आडा, उनसे कहा कि भाई दुरसा जी आप ये किताब लो, आप पढ़ो और मुझे बताओ कि इस किताब में क्या है। तो दुरसा आडा जी ने समय मांगा कि साहब मुझे 2-3 दिन का समय दो, मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। फिर 2-3 दिन बाद दुरसा आडा जी दरबार में आए और अकबर के सामने एक किताब प्रस्तुत करी और अकबर ने पूछा कि साहब बताओ क्या सीन है। तो दुरसा आडा जी ने कहा कि साहब अगर मेरा बस चले तो इस किताब को मैं 5वां वेद व 19वां पुराण घोषित कर दूं, इतनी अच्छी किताब है दोस्तों ये। फिर कर्नल जेम्स टोड ने इस किताब के बारे में कहा कि इस किताब के अंदर
10,000 घोड़ों का बल है। मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद में इंसान के अंदर 10,000 घोड़ों का बराबर बलाबल आ जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे 10,000 घोड़ों के बल के बराबर बताई। और दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण बताई। किसको? वेली कृष्ण रुक्मणी किताब किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। कौन सी भाषा में? डिंगल या उत्तरी राजस्थानी भाषा में लिखी थी। अन्य पुस्तकें जो हैं पृथ्वी सिंह जी की वो है साहब दसम भागवतरा दूहा, गंगा लहरी और दशरथ राउत। ठीक है। फिर कर्नल जेम्स टोड जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ की ट्यूडर वंश के साथ में तुलना करते हैं। दोस्तों ब्रिटेन में एक राजवंश हुआ करता था ट्यूडर वंश। ठीक है। वो अपनी वीरता के लिए और अपनी लेखन शैली के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। तो उनकी जो तुलना है पृथ्वीराज राठौड़ की वो ट्यूडर वंश के साथ में करता है, क्योंकि पृथ्वीराज भी एक वीर थे और एक अच्छे लेखक भी थे। तो ट्यूडर वंश के साथ में तुलना करते हैं। कौन करते हैं? जेम्स टोड करते हैं। ट्यूडर वंश क्या है? वो ब्रिटेन का एक राजवंश है। उसके अलावा एलपी टेसीटोरी जो है उदिने इटली के थे, जो कि हॉरेस एक कवि है, उनके साथ में इनकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो डिंगल का हॉरेस है। तो डिंगल का हॉरेस कौन कहते हैं? एलपी टेसीटोरी कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया ने भी इनके ऊपर एक किताब लिखी, पाथल और पीथल। मतलब महाराणा प्रताप जो है वो पाथल और पीतल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़। तो दोनों की बातचीतों का वर्णन जो है वो पातल और पीतल के रूप में इन्होंने किताब के रूप में या कविता के रूप में वर्णन किया है। तो महाराणा प्रताप व पृथ्वीराज राठौड़ की बातचीतों का वर्णन कौन सी किताब है? तो पातल और पीतल। किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं यहाँ तक ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ एक और भी राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको पता पड़ा कि 1465 में किस तरह माता कर्णी के आशीर्वाद से बीकाजी ने बीदा व कांदल जी की सहायता से 1465 के अंदर बीकानेर स्थापित किया, जांगल देश जीत लिया। 1472 के अंदर कोडम देसर के अंदर अपने आप को राजा घोषित कर दिया। राजधानी बनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के पुंगल प्रदेश में भाटी राजवंश ने ऑब्जेक्शन कर दिया था। 1488 के अंदर बीकानेर की स्थापना करी, मतलब बीकानेर शहर की स्थापना करी। विक्रमी संवत के हिसाब से देखें तो 1545 और ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1488। अक्षय तृतीया के दिन इसकी स्थापना दिवस के रूप में चांदा पतंग या गोल पतंग उड़ाकर इसकी खुशी का जाहिर किया था उन्होंने। फिर लूणकरण जो थे वो राजा बने, जो कि जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से बने थे। जैसलमेर व नागौर दोनों क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया इन्होंने। ढोसी के युद्ध नारनौल हरियाणा के पास में अभिमीरा के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कलयुग का कर्ण इनको बीटू सुजा ने कहा है और जबकि कर्ण से तुलना जो है इनकी जयसोम ने करी है। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? लूणकरण ने करवाया था। सेकंड पढ़ते हैं जैसी 1527 खानवा के युद्ध में अपने बेटे को कल्याणमल को भेजते हैं सांगा की हेल्प के लिए। राती घाटी कामरान को परास्त कर देते हैं। जिस युद्ध की जानकारी हमें मिलती है राव जयसिरो छंद किसने लिखी? बिट्टू सुजाई ने लिखी। पाइबा व साहिबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और कुंपा जो था वो बीकानेर का प्रशासक बन जाता है। फिर अपन बात करते हैं कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से वापिस अपना राज्य को प्राप्त करता है। वे दो हिंदू राजा जिन्होंने शेरशाह सूरी की हेल्प करी थी गिरीशुमेल के युद्ध में तो वो थे कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव। 1570 में कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर के फर्स्ट राजा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। पृथ्वी सिंह और राय सिंह को अकबर जो है अपने साथ में आगरा ले जाता है। फिर राय सिंह जो है पहले राजा जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी। जोधपुर के प्रशासक रहे 3 साल तक। चंद्रसेन के अलावा कल्ला राठौड़, पत्ता राठौड़, सुल्तान सिंह के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। गुजरात और कंधार काबुल के मिर्जा विद्रोह का दमन किया। जालोर के ताज खां का दमन किया और 4000 का मनसबदार बनाया गया इन्होंने। मनसबदार जो है साहब मनसब एक पद है और ये शब्द जो है अरबी भाषा का है। 1577 में अकबर ने इन्हें 51 परगने और भटनेर की जागीरी गिफ्ट करी थी। फिर अपन बात करें साहब जैसे जो जहांगीर है, जहांगीर ने इनको 5000 का मनसबदार बना दिया था और बुरान दक्षिण भारत के अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। जूनागढ़ किले का निर्माण करमचंद की देखरेख में राय सिंह प्रशस्ति जैन मुनि जोयता के द्वारा लिखी गई। जयमल व पत्ता की मूर्ति जूनागढ़ किले में कहाँ पर स्थित है? तो सूरज पोल पर स्थित है। चित्रकला प्रारंभ हो चुकी थी राय सिंह के टाइम पर। फिर हम बात करें राय सिंह की पुस्तकें, राय सिंह महोत्सव, बौद्धिक वंशावली, वैदिक ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधनी। इनके दरबारी विद्वान कौन थे? जयसोम, जिन्होंने एक किताब लिखी करमचंद वश उत्कीर्णम, जो कि करमचंद के ऊपर है। इस किताब के अंदर राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। फिर उपाधि जो है इसको राजपुताने का कर्ण किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। फिर अपन बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ की, जो कि गागरोन का किला अकबर ने दिया था। वहाँ पर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की लिखी थी। भाषा डिंगल भाषा में थी। दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा।
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 10,000 घोड़ों के बराबर का बलाबल है इस किताब में। इनकी अन्य पुस्तकें दसम भागवतरा दोहा, गंगा लहरी, दशरथ राउत। जेम्स टोड ने इनकी तुलना ट्विडर वन से करी। एलपी टेसीटोरी ने इनको कहा है डिंगल का हॉरेस, जबकि कन्हैयालाल सेठिया ने इन्हें पाथल व पीथल कहा है। पाथल तो महाराणा प्रताप, पीतल है जो पृथ्वीराज राठौड़। इनकी बातचीतों का या वार्तालाप का वर्णन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।